स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भारत में उद्यमशील क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। दूसरा कथन, वर्तमान में भारत अपने कृषि उत्पाद का लगभग 30% प्रसंस्करण करता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना था। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को उभरते क्षेत्र और मेक इन इंडिया पहल के तहत एक प्रमुख प्राथमिकता वाले उद्योग के रूप में मान्यता दी गई है, अतः कथन एक सही है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है तथा कुल खाद्य उत्पादन में इसका योगदान 10% से भी कम है। प्रसंस्करण में फलों और सब्जियों का लगभग 2%, समुद्री उत्पादों का 8%, दूध का 35% तथा मुर्गी पालन का 6% हिस्सा शामिल है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए विविध प्रयासों का समन्वय और निगरानी करने हेतु एक वैधानिक तंत्र है। दूसरा कथन है, इसने 22 वर्ष पुराने पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण EPCA का स्थान लिया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी एवं अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ाना है। तीसरा कथन है, आयोग निर्वाचित प्रतिनिधियों की देखरेख में काम करेगा और संसद को नियमित रिपोर्ट देगा। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के बारे में देखें तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए विविध प्रयासों का समन्वय तथा देखरेख करने हेतु एक वैधानिक तंत्र है, अतः कथन एक सही है। इसने 22 वर्ष पुराने पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण EPCA का स्थान लिया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी, अंतर्राज्यीय सहयोग, विशेषज्ञ इनपुट तथा चल रहे अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ाना है, अतः कथन 2 भी सही है। आयोग निर्वाचित प्रतिनिधियों की देखरेख में काम करेगा और संसद को नियमित रिपोर्ट देगा, अतः कथन 3 भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इंडिया स्टैक का उद्देश्य कई डेटा सेवा प्रदाताओं से ऋणदाताओं को भूमि रिकॉर्ड सहित डिजिटल जानकारी का निर्बाध और सहमति आधारित प्रवाह की सुविधा प्रदान करना है। दूसरा कथन है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI डिजिटल उपकरणों का एक संग्रह है जो सरकारों, व्यवसायों और डेवलपर्स को भौतिक उपस्थिति, कागजी कार्रवाई या नकदी की अवधारणा के बिना भारत में सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी ULI का उद्देश्य डेटा सेवा प्रदाताओं से ऋणदाताओं को भूमि रिकॉर्ड सहित डिजिटल जानकारी के निर्बाध और सहमति आधारित प्रवाह की सुविधा प्रदान करना है, अतः कथन एक सही नहीं है। इंडिया स्टैक डिजिटल उपकरणों का एक संग्रह है जो सरकारों, व्यवसायों और डेवलपर्स को भौतिक उपस्थिति, कागजी कार्रवाई या नकदी की आवश्यकता के बिना भारत में सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर परिसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। दूसरा कथन है, पहला मंदिर सम्राट अशोक ने अपनी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी का है। तीसरा कथन है, यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है जो गुप्त काल के अंत से लेकर आज भी भारत में मौजूद है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, अतः कथन 1 सही है। सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में पहला मंदिर बनवाया था और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी का है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे पुराने
बौद्ध मंदिरों में से एक है जो गुप्त काल के अंत से भारत में अभी भी मौजूद है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्र प्रताप का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विकल्प ए, यह पहला स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। विकल्प बी, यह पहला स्वदेशी रूप से निर्मित ड्रोन है। विकल्प सी, यह पहला स्वदेशी रूप से निर्मित सुपर कंप्यूटर है। या विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प ए, समुद्र प्रताप पहला स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसे गोवा में लॉन्च किया गया था। इस पोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी जीएसएल द्वारा भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी के लिए किया गया है। यह पोत देश के समुद्री तट पर तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता करेगा, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा हीट वेव घोषित करने के लिए बुनियादी मानदंड मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना है। दूसरा कथन है, ठंडा समुद्र, गर्म भूमि और असामान्य हवा के पैटर्न के कारण ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जो बवंडर के निर्माण का कारण बनती हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक या दो दोनों, या विकल्प डी न तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प ए। आईएमडी द्वारा हीट वेव घोषित करने के लिए मूल मानदंड मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना है। आईएमडी द्वारा हीट वेव घोषित करने के लिए मूल मानदंड मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ियों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना है, अतः कथन 1 सही है। गर्म महासागर, गर्म भूमि और असामान्य हवा के पैटर्न के कारण ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जो बवंडर के निर्माण का कारण बनती हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जावन बाघ जो कभी इंडोनेशिया और भारत का मूल निवासी था, शिकार एवं वनों की कटाई के कारण 1980 के दशक में विलुप्त हो गया। दूसरा कथन है, वर्तमान में सुमात्रा बाघ इंडोनेशिया में मौजूद एकमात्र बाघ है जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी न तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। इंडोनेशिया में पाया जाने वाला जावन बाघ शिकार और वनों की कटाई के कारण 1980 के दशक में विलुप्त हो गया, अतः कथन 1 सही नहीं है। देश में ऐतिहासिक रूप से बाघों की 3 प्रजातियां थीं, जावन बालिनीज जो 1940 के दशक तक विलुप्त हो चुकी थी और सुमात्रा बाघ। वर्तमान में देश में केवल सुमात्रा बाघ ही मौजूद है और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा उन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना जाता है। अनुमान है कि जंगल में 400 से भी कम बिल्लियां हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत तृतीय संशोधन नियम 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये नियम केंद्र सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग केंद्रीय पूल स्थापित करने की अनुमति देते हैं। दूसरा कथन है, उपभोक्ता अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए समर्पित बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने और 2070 तक शुद्ध शून्य हासिल करने के भारत के लक्ष्य को समर्थन मिलेगा। तीसरा कथन है, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को लाइसेंस मुक्त व्यवस्था में शामिल किया गया है, जिससे स्वतंत्र ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को एक पूर्ण पैकेज के रूप में संचरण और भंडारण की पेशकश करने की अनुमति मिल गई है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विद्युत तृतीय संशोधन नियम 2024 नियम केंद्र सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग केंद्रीय पूल स्थापित करने की अनुमति देते हैं, अतः कथन 1 सही है। उपभोक्ता अब अपने ईवी को चार्ज करने के लिए समर्पित विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य हासिल करने के भारत के लक्ष्य का समर्थन करता है, अतः कथन 2 सही है। ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को लाइसेंस मुक्त व्यवस्था में शामिल किया गया है, जिससे स्वतंत्र ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को एक पूर्ण पैकेज के रूप में संचरण और भंडारण की पेशकश करने की अनुमति मिलती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है IQAIR की 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है और इसकी राजधानी सबसे अधिक प्रदूषित है। दूसरा कथन है भारत ने सीधे भारत स्टेज BS4 से BS6 उत्सर्जन मानकों में बदलाव किया है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकल्प ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। विकल्प बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। या विकल्प डी कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी। IQAIR की 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित देश और इसकी राजधानी सबसे अधिक प्रदूषित है, अतः कथन 1 सही है। भारत ने सीधे भारत स्टेज यानी BS4 से BS6 उत्सर्जन मानकों में बदलाव किया है, अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प बी सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। विकल्प ए यह एक ऐसा कानून है जो लोगों को उनके भुगतान किए गए समय से परे घंटों के काम के संदेशों को अनदेखा करने की अनुमति देता है। विकल्प बी यह एक नीति है जो सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन वृद्धि को अनिवार्य बनाती है। या विकल्प सी यह एक विनियमन है जो प्रति सप्ताह अधिकतम कार्य घंटों की संख्या को 40 घंटे तक सीमित करता है। या विकल्प डी यह एक ऐसा कानून है जो कर्मचारियों को सालाना अतिरिक्त भुगतान वाली छुट्टियां प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। राइट टू डिस्कनेक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून पारित किया है जिससे लोगों को काम के घंटों के बाद अपने मालिकों के काम से संबंधित संदेशों को अनदेखा करने की अनुमति मिलती है तथा उन्हें अपने भुगतान समय के अलावा आधिकारिक संचार का जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में हवा नहीं है और वहां अत्यधिक तापमान रहता है तथा वायुमंडल या चुंबकीय क्षेत्र के बिना मनुष्य सौर विकिरण से असुरक्षित है। दूसरा कथन है अंतरिक्ष में लंबे समय तक शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। तीसरा कथन है अंतरिक्ष उड़ान के लिए त्वरण की आवश्यकता होती है जिसके परिणाम स्वरूप पिंड पर सामान्य गुरुत्वाकर्षण का 910 गुना अधिक प्रभाव पड़ता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अंतरिक्ष में हवा नहीं है और वहां अत्यधिक तापमान रहता है तथा वायुमंडल या चुंबकीय क्षेत्र के बिना मनुष्य सौर विकिरण से असुरक्षित है, अतः कथन 1 सही है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, अतः कथन 2 भी सही है। अंतरिक्ष उड़ान के लिए त्वरण की आवश्यकता होती है जिसके परिणाम स्वरूप पिंड पर सामान्य गुरुत्वाकर्षण का 910 गुना अधिक प्रभाव पड़ता है, अतः कथन 3 भी सही है। तो आइए नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सकल मूल्य वर्धित यानी GVA वह मूल्य है जो उत्पादकों ने खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं में जोड़ा है। दूसरा कथन है सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP किसी देश में एक निश्चित समयावधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की माप है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।